स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कैची क्लास में। दोस्तों आज मैं आपको गुप्त साम्राज्य में आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। गुप्त साम्राज्य, इसका समय क्या था? 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक। और जो इसका महत्वपूर्ण शासक हुआ है वो हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। मतलब इसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय है 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक। और इसके पिता का क्या नाम था? समुद्रगुप्त, जिसको मैंने आपको कल पिछली क्लास में पढ़ाया था। और माता का नाम दत्त देवी, माता का नाम दत्त देवी था। और इसके अन्य नाम क्या क्या मिलते हैं? देवगुप्त, देवगुप्त इसका क्या बोलते हैं, वाकाटक और सांची जो इसका अभिलेख है उसमें इसका नाम देवगुप्त मिलता है। देवश्री, विक्रमादित्य, परम भागवत और विक्रमांक, ये इसके अन्य नाम मिलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है पेपरों में कि देवगुप्त किसका अन्य नाम है, विक्रमादित्य किसका अन्य नाम है, परम भागवत। ये ऐसा गुप्त साम्राज्य का ऐसा पहला शासक हुआ है जिसने अपने आप को परम भागवत की उपाधि दी है। मतलब एकमात्र और पहला शासक जिसने अपने आप को परम भागवत की उपाधि दी है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके काल को क्या बोलते हैं? गुप्त काल का स्वर्ण काल। मतलब इसके काल को गुप्त काल का स्वर्ण काल, मतलब ये साहित्य और कला में इसके काल में बहुत उपलब्धि हासिल हुई है। इस कारण इसके काल को गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। और इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए वैवाहिक तथा जीता, मतलब युद्ध करके और वैवाहिक संबंध स्थापित कर इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। और इसकी क्या कहते हैं, पत्नी का नाम है ध्रुव देवी। मतलब इसके बारे में एक कहानी है। मतलब इसका समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, एक था रामगुप्त और एक चंद्रगुप्त द्वितीय। एक रामगुप्त था। मतलब ये रामगुप्त जो था, एक बार शकों ने आक्रमण किया तो ये इसने अपनी मतलब संधि करने के लिए अपनी बीवी ध्रुव देवी को उनको सौंप दिया। लेकिन जो हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय थे विक्रमादित्य, इन्होंने ध्रुव देवी का वेश धारण करके शकों के राजा को हरा दिया, मतलब उसको मार दिया और ध्रुव देवी को से विवाह कर लिया और अपने भाई रामगुप्त को भी मार डाला। इससे इनका विवाह ध्रुव देवी के साथ हो गया। आगे है इनके पुत्र का नाम, ध्रुव देवी के पुत्र का नाम कुमारगुप्त, ये इनका पुत्र था। और इनकी एक और पत्नी थी कुबेर नागा, जो नागवंश की राजकुमारी थी। और इनकी एक पुत्र और एक पुत्री थी, जिनका कुबेर नामक है एक पुत्र एक पुत्री, प्रभावती गुप्ता और गोविंद गुप्ता, ये इनकी पुत्री और ये गोविंद गुप्ता इनके पुत्र। और जिन्होंने रुद्रसेन द्वितीय जो वाकाटक नरेश थे उनसे विवाह किया था। मतलब प्रभावती गुप्ता का विवाह किससे हुआ था? रुद्रसेन द्वितीय से, जो वाकाटक नरेश थे। और जो इनके शासनकाल में फायान नाम का एक चीनी यात्री आया था। तो इस कब आया था? 399 ईस्वी में आया और 412 ईस्वी में गया। मतलब लगभग 13-14 साल तक ये हमारे भारत में रहा था इनके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि फायान यात्री जो है किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। आगे है इसके विजय की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? तो दिल्ली स्थित जो महरौली स्तंभ लेख है, जो हमारा कुतुब मीनार है उसके आस पास जो स्तंभ लेख, महरौली का स्तंभ लेख है जिसमें जंग नहीं लगता, वो उस पे स्थित, मतलब जो दिल्ली में स्थित महरौली स्तंभ लेख है उससे हमारे इस चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का वर्णन मिलता है। और एक और राजा हुआ चंद नाम का, चंद नाम का एक राजा हुआ, इसकी भी विजयों का वर्णन महरौली स्तंभ लेख से ही मिलता है। आगे है इसने शक को पराजित किया। शक जो राजा था रुद्र सिंह तृतीय, जो अंतिम शक राजा था, उसको हराया और शक का अंत किया। मतलब जो शक थे उनका अंत कर दिया, जिससे इनका नाम शकारी मतलब शक का दुश्मन उपाधि धारण की। मतलब शकों को हराने के बाद इन्होंने शक आदि उपाधि धारण की। आगे है शक को पराजित करने के बाद इन्होंने व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के जारी किए, जिनको हम लोग रुपयक या रूपक कहा जाता है। मतलब
इन्होंने शकों को हराने के बाद एक सिक्का जारी किया चांदी का, जो कि व्याग शैली का था, और इसको क्या कहा जाता था? रूपक या रुप्यक। आगे है, इनके दरबार में 9 रत्न हुए हैं, जिनमें कालिदास एक विद्वान थे, कवि थे, और धन्वंतरी एक महत्वपूर्ण चिकित्सक थे। पूछता है धन्वंतरी किसके दरबार में थे? तो हमारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। और वराहमिहिर जैसे साइंटिस्ट, खगोल शास्त्री हुए। और इनके समय में विद्या के प्रमुख केंद्र, मतलब शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या हुआ करता था? हमारा पाटलिपुत्र, जिनको इन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाई थी, और उज्जैन, जिनको इन्होंने दूसरी राजधानी बनाई थी। ये इनका शिक्षा का केंद्र इनके समय में हुआ। कुमारगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था, इसने अपने आप को महेंद्रादित्य की उपाधि दी थी। और इसका समय है 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। और गुप्त काल में सर्वाधिक जो अभिलेख हैं इसी के शासन काल में, मतलब कुमारगुप्त के शासन काल में ही प्राप्त हुए, लगभग 18 के आसपास थे। कुमारगुप्त ने अधिक संख्या में मयूर आकृति की चांदी की मुद्राएं जारी की, मतलब इसने चांदी की मुद्राएं मयूर आकृति की जारी की अधिक संख्या में। और इसके प्रमुख अभिलेख हैं विल्सन अभिलेख, जो एटा उत्तर प्रदेश में है, सांची अभिलेख, और उदयगिरी गुहा लेख। ये इसके महत्वपूर्ण अभिलेख है। एक विल्सन अभिलेख जो एटा में है, सांची अभिलेख, और उदयगिरी गुहा लेख। इसने अपने शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इस किससे पता चलता है? तो इसके सिक्कों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है कि इसने अपने शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ करवाया था। आगे है स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से, मतलब इसके बाद जो शासक बना स्कंदगुप्त, उसके भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि कुमारगुप्त का जो आखिरी समय था उसमें पुष्यमित्र नामक जातियों ने आक्रमण किया था। मतलब जो पुष्यमित्र नामक जातियां थी वो कुमारगुप्त के आखिरी समय में आक्रमण किया था। किससे पता चलता है? स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। आगे है, इसने जो कुमारगुप्त ने पुष्यमित्र नामक जातियों को हराने के लिए अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा था, और ये इसमें सफल भी हुआ, मतलब इसने इसको हराया, पुष्यमित्र नामक जातियों को। आगे है, इसने अपने शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? तो हमारा हो जाएगा कुमारगुप्त। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है और आगे भी पूछता रहेगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई। आगे है, बंगाल के 3 स्थानों से कुमारगुप्त कालीन ताम्रपत्र मिले हैं, मतलब तांबे के पत्र मिले हैं बंगाल के 3 स्थानों से। कौन कौन से स्थानों से प्राप्त हुए? तो धनय, दामोदर ताम्रपत्र, बैग्राम ताम्रपत्र, मतलब दय ताम्रपत्र, दामोदर ताम्रपत्र और बैग्राम ताम्रपत्र। ये 3 ताम्रपत्र, 3 स्थानों से ताम्रपत्र कुमारगुप्त कालीन प्राप्त हुए। आगे हमारा स्कंदगुप्त, जिसने अपने आप को कुमारादित्य की उपाधि दी थी, और इसका समय है 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। और मध्य एशिया में, इसके समय में मध्य एशिया के हुड़ों ने आक्रमण किया था। मतलब हुड़ों ने किसके समय में आक्रमण किया था? तो स्कंदगुप्त के समय में। क्वेश्चन कई बार पूछता है कि हुड़ों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो स्कंदगुप्त। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? जो जूनागढ़ अभिलेख है, ये गुप्तकालीन महत्वपूर्ण अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। आगे है, और भीतरी स्तंभ लेख, इससे भी पता चलता है, जो हमारा गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जूनागढ़, ये भीतरी स्तंभ लेख। आगे है, हुड़ जो थे मध्य एशिया की बर्बर जाति थी, मतलब एक बर्बर जाति थी हुड़, मध्य एशिया की, मतलब अफगानिस्तान के आसपास का क्षेत्र। प्रथम आक्रमण का नेता, मतलब प्रथम आक्रमण का नेता कौन था? हुड़ों के प्रथम आक्रमण का नेता खुशनवाज। आगे स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया, मतलब इसने सुदर्शन जो झील थी उसके बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। और उस समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? पर्णदल, उस समय सौराष्ट्र का राज्यपाल था। गुप्त काल के और कुछ जानकारी देख लेते हैं। इसने वृषभ शैली के सिक्के जारी किए, मतलब वृषभ शैली के चांदी के सिक्के किसने जारी किए? स्कंदगुप्त ने। गुप्तकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। और जो ग्राम का मुखिया होता था उसको हम लोग ग्रामिक कहते थे उस समय।
आगे है, कई गांव मिलकर पेठ बनते थे, मतलब कई गांव मतलब गांव का समूह जो मिलता था उसके बाद वो क्या बनता था, पेठ। आगे है, मंदिर निर्माण की गुप्त मंदिर निर्माण का पता किससे चलता है, तो भारत में मंदिर निर्माण का पता गुप्त काल से पता चलता है। ये कैसे पता चला कि देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो गुप्तकालीन का सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट है, मतलब जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वो गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ है। इससे हमें पता चलता है कि भारत में मंदिर निर्माण की शुरुआत हमारा गुप्त काल से ही शुरू हुई। आगे है, गुप्त काल में भाग व भोग राजस्व कर लिए जाते थे। जो भाग था वो उपज का छठवां हिस्सा हुआ करता था, मतलब जो भाग था, जो उपज, जो फसल उगाई जाती थी उसका जो उपज होता था उसका छठवां हिस्सा भाग था, और जो भोग था वो फल व सब्जी पर जो कर लिया जाता था वो भोग था। आगे है, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार आता है कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो गुप्त काल से पता चलता है। और कौन सा अभिलेख है, ऐरन अभिलेख। और क्या सन था उस समय, कौन से समय में, 510 ईस्वी में। ये किसका है, जो ऐरन अभिलेख है ये भानुगुप्त गुप्त काल का है। भानुगुप्ता जो हुआ है उसके ऐरन अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो एक गुप्त काल का राजा हुआ था। और ये सती प्रथा किसके, गोपराज जो था, जो सेनापति था भानुगुप्त का, उसकी पत्नी के बारे में जानकारी मिलती है। और जो लास्ट शासक था इसका, तो कुमार गुप्त तृतीय, कुमार गुप्त तृतीय, जो आखिरी गुप्त शासक था वो कुमार गुप्त तृतीय था। दोस्तों आज के लिए बस इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार।